हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में जहां हम क्लास 10th मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। और क्योंकि अब बोर्ड पेपर बिल्कुल पास आ गए हैं, तो यदि बिल्कुल भी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। यहाँ पे अपन सारी चीज़ों को ध्यान से कवर करने वाले हैं और ये पूरी ही मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर, और जिसमें ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे अपन। इसमें 6-7 क्लासों में ही पूरी को कवर कर देंगे, जो कि एक दो दिन के गैप में आएंगे आपके। और इसी में हम आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ भी कराएंगे, जो कि आपके 30 नंबर मार्क्स को बिल्कुल श्योरली कवर कर देंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क्स के, उनको श्योरली कवर कर देगी, पूरी तरीके से कवर कर देगी। ठीक है, और इसी में जो है हमें क्लास हम करने वाले हैं, वो की क्लास होंगी आपकी। ठीक है, ये पूरी क्लास है जो कि 1 से लेकर 14 लेसन पूरे कवर करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि कुछ जो क्लासें होंगी वो पूरी 14 क्लास ना रख के, चैप्टर बाई चैप्टर ना रख के, इसमें हम 7 से 8 क्लासें बना देंगे इसको। या फिर जैसा अगर लगेगा 1 क्लास में तो वो भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आने वाले 1 महीने हैं आपके एग्ज़ाम के, जो 17 जो MP बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, तो जो आने वाला पेपर रहेगा आपका, जो कि एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं 17 फरवरी से, तो वहाँ के लिए जो है हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आपने मतलब प्री बोर्ड में इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, 6 माही में इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, और तिमाही में इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। यदि आप यहाँ पे करते हैं और इस वीडियो को कवर करते हैं तो आप आराम से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप अगर मेहनत कर लेंगी 1 महीने तो आप 90+ नंबर आराम से कर सकते हैं। जो आपके कुछ प्रोजेक्ट के नंबर आपको मिलने वाले हैं 25 और 75 का पेपर होने वाला है आपका। तो जो 75 में से आप आराम से 60-65 नंबर आराम से आप करने वाले हैं, 65 नंबर आराम से करने वाले हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रहता है वो रहता है 30 क्वेश्चन का। तो ये तो हम आपको ऐसे करा देंगे कि इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, 30 मार्क्स मतलब बिल्कुल 100% आपके रहेंगे, कहीं नहीं कुछ देंगे। 30 आउट ऑफ 30 आपको बस 3 पेज की चीज़ें दूंगा मैं, और 3 पेज में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30, और ये एक बार का नहीं है। जो हमारे ऑफलाइन में है वो बच्चे देखते जानते हैं, उनको 100 आउट ऑफ मतलब ये होता है कि 30 आउट ऑफ 30 तो कहीं जा नहीं रहे। खुद ही गलत कर दो तो बात अलग है, वरना जितना दे दिया उसमें से ही हो जाना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको चालू करते हैं और चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम कि जो चैप्टर 1 है, क्योंकि ये चैप्टर 1 जरूर है, मतलब पहला चैप्टर जरूर है, लेकिन ये मार्क्स बहुत अच्छे दिलाता है आपको। ठीक है, जितना मतलब चैप्टर 1 आपको बोर लगता होगा, ज़्यादातर बच्चों को बोर लगता है, पर मार्क्स ये दिलाता है। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, चैप्टर छोटे हैं, मार्क्स अच्छे दिलाता है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें अगर ध्यान में रखते हैं तो आराम से आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर आराम से कवर कर सकते हैं धीरे धीरे तरीके से। क्योंकि एक चैप्टर में अच्छे मार्क्स मिलने हैं और छोटे क्वेश्चन आने हैं बिल्कुल, तो हम कवर कर सकते हैं उसको। ऐसे ही 2 लेसन होना है, जो 2 लेसन होना है उसमें भी हमें जो है चैप्टर जो आना है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है। और चूँकि 6 सवाल अगर ढंग से पढ़ने हैं तो ओनली 6 क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं। 6 क्वेश्चन, और आपके पेपर में जो लेसन 2 से आना है वो आपको बन जाना है। ओनली 6 क्वेश्चन और बस हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना 2 लेसन में। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। लेसन नंबर 1 जो चैप्टर 1 है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और चैप्टर 1 को कवर करते हैं। तो चैप्टर 1 में क्या है, अब बस पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो क्वेश्चन दूँ उनको लगाइएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम आपको यहाँ पे लगा के दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं कि जो आपको कहीं भी देखने को मिले। ये समझ लो ऐसे होते हैं बिना इन्वाइट के चाइना पहुँच जाते हैं कहीं भी। आप तक अभी आप तक जितने भी नंबरों को जानते होंगे वो सभी नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैसे हम संख्याओं को 2 भाग में बांटते हैं। जो संख्या रहेंगी, आपके नंबर रहेंगे, वो आपके 2 पार्ट्स में रहेंगे, एक वास्तविक रियल, एक इमेजिनरी काल्पनिक। ठीक है, ध्यान रखना। तो काल्पनिक, तो जिनको भी आप यहाँ पे जानते हैं, जितनी भी संख्याओं को अब अभी तक जानते हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं तो आप जानते नहीं होंगे। जितनी भी संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में आपने पढ़ा नहीं, जितनी भी संख्याओं के बारे में आप अभी जानते हैं वो सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं?
रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि ये ऐसे लोग होते हैं, समझ लो ये ऐसे नंबर होते हैं, या जनरल भाषा में समझें तो ये ऐसे लोग होते हैं कि जो बिना इनवाइट के कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि खाना खाने जाना है, किसी के यहाँ बढ़िया फंक्शन चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो खाना खाने पहुँचते हैं, तो खाना खाने पहुँचने के लिए बिना बुलाए पहुँच जाना, तो वो रियल नंबर ही है, वो रियल में पहुँच जाते हैं, समझ लो, है ना। तो वो रियल नंबर है आपके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बिना इनवाइट के कहीं भी पहुँच जाए रियल नंबर है। जिन्हें भी आप जानते हो, जितनी भी संख्याओं को आज अभी तक आप जानते हो, वो सारी संख्याएँ काय में आती हैं, वो सारी संख्याएँ रियल नंबर में आती हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर के बारे में आप जानेंगे। जैसे कि हम कुछ आपको एग्जांपल दे देते हैं, और चूँकि यहाँ क्या है कि क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, तो अब हम यहाँ क्योंकि हम बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, तो हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि रियल नंबर के अंदर और भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेशनल नंबर, फिर इरेशनल, रेशनल के अंदर भी थोड़ा थोड़ा हम अभी ब्रीफ कर देते हैं आपको, जिसमें कि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला, क्योंकि वो 9th चैप्टर के आपके 9th का जो पार्ट है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन पढ़ना उसमें है, यहाँ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा एक जायजा ले लेते हैं, दिक्कत ना आए। तो ये रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर के अंदर यदि आप चलेंगे तो रियल नंबर के आप आएंगे तो रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेशनल परिमेय, एक होते हैं अपरिमेय, ठीक है। एक रेशनल होते हैं, एक इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय को और अंदर चलेंगे तो परिमेय के अंदर चलेंगे तो परिमेय के अंदर मिलेंगे हमें, अब हम परिमेय के अंदर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय हो गई, परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती है कि जिसमें सारी संख्या कवर हो जाती है, बस रूट की संख्या नहीं आती है इसमें, ठीक है। इसमें अंडर रूट वाली अलग कर दो, बाकी सारी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। परिमेय के अंदर कैसे आती हैं, सारी संख्या परिमेय के अंदर आती हैं, रूट वाली भर अलग कर दो, ठीक है। अब आती हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर आते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिनमें से आप पॉइंट वाले मान हटा लो, और बटे वाले मान, मतलब जो डिवाइड में लिखे हुए हैं पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई वो संख्या हटा दो, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में वो परिमेय में होती हैं। तो पी बटे क्यू वाली हटा दो और पॉइंट वाली हटा दो, तो ये 0.5 हमने लिख के दिखा दी जैसे कि। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक में आती है। पूर्णांक इंटीजर नंबर वो नंबर कहलाते हैं जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी चीज़ें कैसी आती है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगा और यहाँ भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सारे नंबर कहलाते हैं पूर्णांक नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। और आगे चलेंगे अब पूर्णांक में से क्या करेंगे कि अपन अब ये छोड़ देंगे यहाँ के, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी 0 से यहाँ कहलाएंगी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। याद रखना पूर्ण संख्या में 0 होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है, यहाँ से ध्यान रखना। तो पूर्ण संख्या होल नंबर होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं वो 0 से चालू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज तक जा सकती है। पूर्ण के साथ जाएंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से चालू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होंगी, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये आपकी होती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आप इनको चीज़ों को ध्यान रखना है। अब पूर्णांक संख्या जैसे आप मतलब ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अपरिमेय संख्या वो कहलाएंगी जैसे √3, √2, √3, √5 और √7, है ना। या किसी भी अब मतलब एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या जैसे 3 के साथ रेशनल को जोड़ना, 3 के साथ रेशनल को घटाना, 3 के साथ रेशनल को, मतलब किसी भी एक है रेशनल नंबर और इरेशनल। तो रूट को मतलब से ये हो गया परिमेय संख्या, ये होगी अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का जोड़, परिमेय अपरिमेय का जोड़, ये भी अपरिमेय आता है, इरेशनल बनती है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी अपरिमेय बनता है। मल्टीप्लिकेशन भी अपरिमेय बनता है और डिवाइड भी मल्टीप्लिकेशन बनता है, ठीक है। तो याद रखना कि दो परिमेय मतलब परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या बनता है, सम क्या बनता है? रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो सम बनता है वो बनता है रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या बनती है। अब इसको ध्यान रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है आपका, पेपर में पूछा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो वो वास्तविक संख्या प्राप्त होती हैं। इंग्लिश में कहें तो रियल नंबर और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो रियल नंबर आता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटाने पर क्या बचता है, तो इरेशनल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या हटाने पर क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। या ऐसा ही पूछा सकता है
वास्तविक संख्याओं में से अपरिमेय संख्या हटाने पर क्या मिलता है, हमें मिलता है परिमेय संख्या। ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ हम चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। कई बार पूछा गया कि √3 कैसी एक परिमेय संख्या, √3 एक कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √5 पूछते हैं, पाई को पूछते हैं, पाई को याद रखना है, कई लोग भूल जाते हैं। पाई एक कई संख्या है, इरेशनल नंबर है। पेपर में पूछा गया है कि पाई के खालिस्तान मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछा हुआ है कि पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो अपरिमेय भरना है वहाँ पे हमको, ठीक है। तो इनको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा डिटेल इसका काम नहीं है, हमें क्योंकि सीधा नंबरों से डील करना है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 1.1 को कवर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें एक काम याद रखना, मतलब एक प्रमेय याद रखनी पड़ेगी, थ्योरम याद रखनी पड़ेगी कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इसको अंकगणित की कर लेंगे, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक। तो ये क्या कहती है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में मतलब उनके गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा कि किसी भी भाज्य संख्या को अलग अलग तोड़ के लिखा जा सकता है, और वो भी कैसे होंगे, अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। तो जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, सीधी सिंपल याद रखेंगे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और इसमें इनके क्रम का बिना ध्यान दिए बिना, मतलब इनका क्रम का ध्यान नहीं देना पड़ता है। 3 के बाद 5 आ सकता है, हो सकता है 11 आ जाए, तो बीच में जो अभाज्य संख्या है वो छूट गई हैं, तो क्रम का ध्यान नहीं देना पड़ता है। मतलब जैसे ही बात करें हम आपसे कि जैसे कि हर व्यक्ति का नहीं अपन आधार कार्ड उपयोग करते, तो हर व्यक्ति का आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर है। तो ऐसी जो अभाज्य संख्या होती है वो यूनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, अद्वितीय संख्या होती हैं, यूनिक संख्या होती हैं। उनमें क्या होता है कि उन्हें आगे नहीं तोड़ा जा सकता। अगर उन्हें और आगे तोड़ा नहीं सकता तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसमें क्रम का मतलब जो क्रम होता है, उन क्रम का ध्यान दिए बिना। तो देखो अगर ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करें तो इसको क्योंकि याद करना है आपको, ये याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बिना याद करे काम नहीं चलना है, याद ही करना पड़ेगा। लिख लो, इसको कॉपी पे लिख के रखो, याद ही करना पड़ेगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। इसको याद रखना होगा, बार बार पढ़ेंगे आप, हमारे साथ पढ़ो, याद करो, उसको याद ही करना पड़ेगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर को जो है प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करके लिखा जा सकता है। और यह जो फैक्टराइज मतलब जो प्राइम जो फैक्टर होंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे, वो प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। कैसे होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, यूनिक होंगे। इस चीज़ को हमें आगे ध्यान रखना है। चलिए आगे। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ चीज़ समझ लेना है। इसके पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले हम दो चीज़ों को और ध्यान रखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन याद रखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, ऑब्जेक्ट में आती है, आपके 1 मार्कर में पूछी जाती है कि एलसीएम किसे कहते हैं, या लिख देंगे और कहेंगे ये किसकी, मतलब उसमें भरना पड़ेगा कि क्या है, सत्य है, सत्य, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को और समझ लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ, तो चलिए पहले हम आपको करके दिखाते हैं और एलसीएम एचसीएफ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि दो संख्याएं होंगी, 2, 3 विभिन्न संख्या हो सकती हैं। उन संख्या मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, उन नंबरों में कॉमन फैक्टर देखना। पहले हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। तो ओवहाइनिस्ट संख्या होगी, ओवहाइनिस्ट संख्या की न्यूनतम घात, ओवहाइनिस्ट संख्या की न्यूनतम घात। अगर आप इतना ही समझ गए तो फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूनतम मिनिमम पावर कहलाती है, और जो कॉमन संख्या होती है, कॉमन नंबर होती है, उसकी मिनिमम पावर जो दोनों में कॉमन होगी, उसकी मिनिमम पावर क्या हो जाएगी, आपका एचसीएफ हो जाएगा।
एलसीएम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर, सारे नंबर जितने भी नंबर तुम्हारे उस दो संख्याओं या तीन संख्याओं के आ रहे हैं और उसके फैक्टर बन रहे हैं, उन सभी संख्याओं में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है और जो नहीं भी मिलेंगे उनकी भी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो ये क्या होती है, विभिन्न संख्याओं की अगर आप इतना याद रखते हैं, विभिन्न संख्याओं की अधिकतम घात, तो विभिन्न संख्याओं के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, विभिन्न संख्याओं के अधिकतम घात को कहते हैं एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी है, पेपर में भी आती है 1 मार्कर में, ये 1 मार्कर में पूछी गई है। अभी आप देख लेंगे मतलब जो 10th के पेपर हुए हैं अभी, तो तिमाही और जो 6 और प्री बोर्ड होते हैं उनमें पूछी गई है एलसीएम एचसीएफ, और 1 मार्कर में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीछे भी पूछी गई, पेपरों में भी आपकी पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम ध्यान रखने वाले हैं अधिकतम घात को क्या कहते हैं अपन, एलसीएम कहते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे हम। ये सवाल नंबर आपका ये जो 2025 में, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पेपर आपका हो चुका है वो 2025 में बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको कैसे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखिए हम कैसे निकालते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए तो ये हल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, हमारा तरीका ये होगा कि पहले 6 को लिखें और इसके प्राइम फैक्टर कर लें। अब प्राइम फैक्टर करने के कुछ तरीके होते हैं, आपको या तो आ सकते हैं तो कर दो, नहीं आते तो आप यहाँ करके दिखाइए, ये आपके सवाल का हिस्सा होगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 6, इसके फैक्टर करेंगे, सबसे जो प्राइम नंबर होता है सबसे मतलब छोटा, 2 से ही हम उसको करते हैं। तो 2 3 6, 2 3 6 और 3 एकम 3, इधर आएगा अब हमें 20। तो 20 का भी क्या करना पड़ेगा हमको 20 का भी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 2 धाम 20, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 बन गए। आपके दोनों लिखो यहाँ पे, तो 2 × 3 20 के लिखेंगे, 2 × 2 × 5 लिखना ज़रूरी है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। हमें यहाँ पे दो मतलब अभी एक फॉर्मूला और बताएंगे आपको कि जिससे हम अगर हमें 3 चीज़ें दी गई हों तो एक चीज़ निकाल सकते हैं, बट अभी हमें दोनों ही अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, तो हम सीधे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एचसीएफ, अभी इसको पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और 2 कितनी बार लिखा है उतनी बार लिख देंगे यहाँ पे, और फिर 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, अभी क्या बताया था कि जो कॉमन नंबर होगा, जो उभयनिष्ठ संख्या होगी, उसकी मिनिमम पावर इसका क्या होगा, आपका जो एचसीएफ होगा। तो देखिए मिनिमम पावर क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो मिनिमम पावर है वो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, और जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 2, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है। दोनों में कॉमन नंबर जो होगा वो कॉमन नंबर कौन सा होगा, 2। तो जो और मिनिमम पावर लेना है तो मिनिमम पावर 2 की 1 है, तो 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ हो गया यहाँ से। अब जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे हम, अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी कि अलग अलग नंबरों की हमें मैक्सिमम पावर इसमें लेना है हमें। ठीक है, सभी नंबर लिए जाएंगे, जो कॉमन होंगे उनकी मैक्सिमम पावर ली जाएगी, और सभी नंबरों को देखना है जितने, हमें एचसीएफ जैसा नहीं करना है कि कॉमन जो मिले उस वर्ग को लिखना है, हमें देखना है कि जितने भी नंबर मिल रहे हैं सारे नंबरों को चेक करना है एक करके, और सभी को मैक्सिमम पावर लिखती जानी है, नहीं भी मिले तो भी लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो चलो यहाँ देखें, देखो 2 तो कॉमन है भाई, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर भी लेना है, सब मैक्सिमम सभी नंबरों की मैक्सिमम पावर लेना है। 5 ऊपर भी नहीं है लेकिन यहाँ लेना है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 60। तो ये आपके एलसीएम और एचसीएफ क्या आ गए, आपके आंसर आ गए। ये 2 मार्कर में भी आता है और एक 1 मार्कर में भी आता है, सीधे पूछ जाते हैं। पर जब 1 मार्कर में पूछते हैं तो या तो एलसीएम पूछते हैं या एचसीएफ पूछते हैं, चूँकि 2 मार्कर में पूछेगा तो एलसीएम एचसीएफ दोनों ही पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से आगे उन्होंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 44 का एलसीएम निकालें, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे, अभी हम बताते हैं आपको। तो ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो कितना है 96। तो सबसे पहला काम होगा संख्याएं लिखना 96, इसके फैक्टर करना, और 404 इसके फैक्टर करना। ठीक है,
चलिए तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 2 4 और 2 छंग 12, 2 ते 6 और 3 एकम 3। ये 96 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 3, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है। अब 404 है, 404 है, तो सबसे पहला काम 2 से, फिर 2 से। अब 101 किसी से कैंसिल नहीं होता है, तो इसलिए 101 का 101 ही आएगा। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम के लिए हमें पहले नंबर लिखने पड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। तो पहले हम लिखेंगे 96, जिसे 96 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसको ढंग से लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3, फिर आएगा 404, तो 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको भी ढंग से लिखा जाएगा तो 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमसे पूछ रहा था एलसीएम। हाँ बस यहाँ पे दो तरीके हैं, एलसीएम निकालने का तो एक ही तरीका है, अभी इसको एलसीएम निकालने के दो तरीके होंगे। तो अभी हम पहले इसी को देख लेंगे, जब हम लगाएंगे तब हम आगे और आपको बता देंगे। चलिए तो अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो कॉमन है उनकी मैक्सिमम पावर और जो नहीं भी मिलेंगे उनकी भी मैक्सिमम पावर ही लेना है अपन को। तो 2 की पावर 5, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 3, और यहाँ 101 नहीं है तो 101, ये आपके हो जाएंगे 32, है ना, और 303, जो कि मल्टीप्लाई तो करना ही है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम, तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 606 और 909, 6969, 96 ना, 96 बचते थे 96, बचते थे 96, तो 96 इसका क्या हो गया, 96 इसका आंसर हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, और कुछ नहीं लेना है। दोनों में कॉमन है 2 और 2 की मिनिमम पावर कितनी है, दोनों में कॉमन देखो पहले कौन सा है, दोनों में जो कॉमन है वो है 2 की पावर 5, मतलब 2, दोनों में कॉमन है वो है 2, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन 2 है तो जो एचसीएफ कितना आएगा, 2 की पावर 2, जो कि कहलाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को डील कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आराम से पेपर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके फिर से अब 3 संख्याएं आ गई हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करना है। कोई बात, उसमें वो हमसे कह रहा है खुद कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से, इसलिए अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लगाएंगे आगे चल के, फॉर्मूला भी लगाएंगे और उसको भी आपको बताएंगे, फॉर्मूला भी याद करना है, पेपर में पूछा गया है आपके पिछले प्री बोर्ड मतलब बोर्ड परीक्षा में आपके, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो समाभाज्य संख्या होती है ना, ठीक है, तो सबसे छोटी समाभाज्य संख्या कितनी होगी, वो 2 है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे और ये क्या होगा, चलिए तो 6 के पहले हमें अकेले क्या बनाने पड़ेंगे, गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, तो 2 2 3 6 और 3 दूनी 3 एकम 3, फिर आएंगे 72, तो 72 के बनाने पड़ेंगे, तो 2 3 6 मतलब 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18 और 3 3 9 और 3 3 1, तो 1 एक बार हो गया, 3 एकम 3, ये 120 आ चुका है। तो 120 कैसे करेंगे, 2 6 12 0 और यहाँ आ जाएगा 30, 2 से काटेंगे 15, 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। अब जो भी संख्या है वो सबको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर लिखेंगे 72 को, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, फिर आएगा 120, जो कि आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणा 5, 5 15 120, ठीक है।
तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 5, 3 गुणा 5। अब हमें HCF LCM निकालना है, तो HCF यहाँ जगह नहीं है तो समझ लो ये यहाँ निकाल दे रहे, ठीक है। तो HCF कितना आएगा वो देखो। अभी HCF की परिभाषा पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो कॉमन नंबर होगा उसका लोएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट पावर लेना है। तो चलिए देखिए, जो दोनों में कॉमन नंबर है, देखो तो 2 इधर है, 3 इधर है और 3 इधर है, तो सबसे लोएस्ट कितनी है 2, तीनों मिलना चाहिए, तीनों में निकाल मिलना चाहिए, तो 2। और देखिए 3 3 3 तीनों में है तो 3, तो जो इसका HCF आएगा वो आएगा 6। LCM देखिए, LCM क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर लेना है, सारे नंबरों की लेना है हाईएस्ट पावर, जो कॉमन मिले या ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं है, तीनों में मिले या ना मिले। तो सबकी देखो सबसे ज़्यादा जो 2 की हाईएस्ट पावर है, 2 की हाईएस्ट पावर है 3। अब 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 5 है नहीं तो 5 एक बार, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ठीक है। तो 40 और 9 चौको 36, 360 आ गया इसका। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 360। तो इस तरीके से इसको भी डील करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितने क्वेश्चन लिए हैं वो ध्यान से पढ़ना है बस। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, तो पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है वो 306 मान लेते हैं। सेकंड नंबर जो है, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो कितनी है अपने पास 657, ठीक है। और इन दोनों का जो HCF है वो HCF कितना है 9। तो एलसीएम ज्ञात करना, तब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपन। जो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या, हिंदी में पहली संख्या या जित 2 संख्या होती हैं, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इंटू LCM इंटू HCF, ठीक है। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये आपका फॉर्मूला होता है। हिंदी में कहें तो पहली संख्या दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। बस इसमें आपको रख देना है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। पहली संख्या 306, दिख नहीं रहा ये वाला नंबर, ठीक है। तो 306 ये आ जाएगा आपका 657 इज इक्वल टू आ जाएगा LCM पता नहीं, HCF का मान है 9, 9 नीचे आएंगे, 306 गुणा 657, ठीक है, बटे 9 बराबर में LCM। तो जो LCM का जो मान निकल के आ जाएगा, LCM बराबर, इसको क्रॉस मतलब डिवाइड कर देंगे, 9 3 27, 26, 9 3 जा, और ये आ जाएगा 9 4 जा 36, ठीक है। तो 657 गुणा 34 कर देना है, ठीक है, जो कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना भी आएगा वो लिख देंगे। 657 गुणा 34, ठीक है। 4 7 28, 4 5 20 2 22 और 4 6 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 और 2 20, 3 6 18 1 19, 4 7 28, 1 मिनट, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, 8 3 3 और 2 22 338। तो 22 338 इसका 22 338 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि इन संख्याओं को गुणनफल सत्यापित करना है। पहले एक पूर्णांकों के युग्मों का LCM और HCF ज्ञात करो, फिर सत्यापित करो, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। तो पहले हमें ये दोनों मतलब तीनों संख्याएं ही लेनी पड़ेंगी। तो देखिए, तो एक एक करके हल करते हैं। ये फर्स्ट नंबर है 26 और 91। तो सबसे पहला काम वही है हमारे पास कि क्या करना है। सबसे पहला काम है 26 और 96 के क्या बनने हैं, तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा फिर 91 का 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 से 1 टाइम। तो जो यहाँ पे बनने वाला है 26 क्या आएगा 2 इंटू 13 और 91 का आएगा 7 इंटू 13, ठीक है। LCM क्या आएगा इसका और HCF क्या आएगा। LCM आएगा इसका दोनों में जो
जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, ठीक है। और एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों का, जो कॉमन है 13, तो यह जाएगा इसका 182 और ये इतना आ गया। अब हमें चूंकि सत्यापित करना है तो सत्यापित इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, मतलब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कैसे लगते हैं। तो हमें क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अगर हम इन दोनों को सत्यापित करना है तो दोनों चीज़ें लिख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना है अपने पास, एलसीएम अपने पास है 182, ये है 13 और ये आ जाना है अपना 26 इंटू 97। 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से लाएंगी 2, 13 ठीक 104, 2 106, यहाँ से लाएंगे अपने पास 10, 13 एकम 13 10 23, 23 66 और 23 66 इस तरफ आ जाएगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हाँ ये सही है। तो आपको इन दोनों नंबर हैं, तो इनके जो 2 नंबर बचे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं, आराम से आप कर जाओगे। तो ये इसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको समझ में आया और इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये 2 नंबर आप 2 क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं, करना जरूरी है क्योंकि पेपर में सीधे पूछे जाते हैं कि इनके एलसीएम बता दीजिए, इनके एचसीएफ बता दीजिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप ध्यान से करें और हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच करें कि क्या संख्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n लिख गया है, ये 6 की पावर n होना चाहिए था, का अंतिम अंक 0 हो सकता है, ठीक है। जांच करें क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए अंतिम अंक 0 हो सकता है। तो अंतिम अंक 0 होने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए पड़ती, जैसे किसी भी संख्या की जो है, किसी भी संख्या में जो है 0 अंक अगर हमें चाहना है कि किसी भी अंत संख्या के अंत में अगर 0 होता है, लास्ट में 0 होता है, इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 है, जैसे कि हम मान लें कि कोई संख्या 10 लिखी, समझने वाली बात है, 60 लिखी, चलो तो 60 लिखी, इसके लास्ट में 0 है, इसका ये कब 0 कब बनता है, 0 बनता है 2 चीज़ों से मिलके, 2 और 5। तो किसी भी संख्या के यदि लास्ट में जो यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, अगर वो 0 है तो उसमें सीधी सीधी बात है, उसमें 2 और 5 दोनों के गुणनफल शामिल हैं, दोनों का गुणा शामिल है, 2 और 5 दोनों हैं, 2 और 5 अभाज्य संख्याएं दोनों उपस्थित हैं, ठीक है। ये 6 की पावर n है, तो अगर 60 आता है कोई संख्या को मल्टीप्लाई बार बार करने पे तो वो लास्ट में कितना देगा, 2 और 5 जरूर देगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखने के लिए कि इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, हम पूरा ही लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो क्या लिख के दिखाएंगे, हम क्या करेंगे कि यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, कोई भी कोई संख्या 6 की पावर n ना वो 0 पर समाप्त होगी तो क्या होगा, तो वह क्या होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी, तो वह किससे, 5 से विभाज्य होगी, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई नंबर है जिसकी पावर 6 की पावर n है जैसे दिया गया, तो लास्ट में अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो बिल्कुल 100% बात है कि वो संख्या जरूर 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड होगी। और 6 की पावर n अगर 5 से डिवाइड है तो उसके में क्या क्या होने चाहिए थे, 2 और 5 दोनों होने चाहिए थे। यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो फिर 5 से जरूर विभाजित होगी, और 5 से विभाजित होने का मतलब ये है कि 6 की पावर n में 5 जरूरी है, तो हमें क्या लिखना है कि 5 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 आना चाहिए, अभाज्य संख्या 5 क्या होनी चाहिए, आना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, क्योंकि 6 की पावर n जिसे कहते हैं अपन 2 into 3 की पावर n जो बन रहा है, क्योंकि ये है, क्योंकि अगर 6 की पावर n के गुणनखंड बनाते हैं तो 6 की पावर n के गुणनखंड में क्या है कि 2 और 3 है, और अगर 2 और 3 है तो
6 की पावर n के गुणनखंड में, केवल गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ सकते हैं, 2 और 3 ही आ सकते हैं। तो फिर समझ गए कि अगर हमें 6 की पावर n, फिर समझ लो, यदि कोई संख्या 6 की पावर n है और 0 पर समाप्त होगी तो 5 आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n में 5, 6 की पावर n 5 से डिवाइड होनी चाहिए, 5 से विभाजन होनी चाहिए, मतलब उसमें 5 आना चाहिए। क्योंकि 6 की पावर n है उसमें 2 और 3 ही, 2 और 3 ही आते हैं, कर लो फैक्टर, 2 और 3 आएंगे, उसकी पावर n चाहे इतनी बार लगा दो, 2 3 2 3 आते रहेंगे, तो उसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता, 2 ही 3 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आधारभूत प्रमेय जो है यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आ सकती, कोई भी संख्या क्या नहीं हो सकती, नहीं आ सकती, कोई भी संख्या नहीं आ सकती, कोई भी संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, कोई भी संख्या नहीं आ सकती। तो अगर हम 6 की पावर n का गुणनखंड बनाएंगे तो 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आएगी। ये कौन हमें करता है, ये हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सही कराती है, बताती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई n संख्या नहीं है जिसमें 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। तो हम समझ गए कि यदि कोई संख्या 6 की पावर n है, अगर वो 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी, और अगर 5 से विभाज्य होगी, यदि वो 5 से विभाज्य होगी, ठीक है, यदि कोई संख्या 6 की पावर n है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यदि कोई संख्या 6 की पावर n है और अगर वो 6 की पावर n है और 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य जरूर होगी। अर्थात 6 की पावर n के गुणनखंड में कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए, क्योंकि 6 की पावर n के जब हम इसके फैक्टर करेंगे, जब इसके फैक्टर कर रहे हैं तब वो कह रहा है 6 की पावर n में केवल कौन आ रहे हैं, 2 और 3 ही आ रहे हैं। अगर 2 3 ही आ सकते हैं तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या बताती है कि यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n में 2 और 3 के अलावा कोई नहीं आ सकता। और अगर 2 3 के अलावा कोई नहीं आ सकता तो n कितनी भी n चढ़ा लो, कोई भी n चढ़ा लो, तुम कोई भी n चढ़ा लो, 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह का एक सवाल आपके एग्जाम्पल में रहा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए। तो अब हमें क्या करना है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। तो सोनिया को कितने मिनट लगता, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय जो कि होगा 18 मिनट। और उसके बाद रवि, तो रवि को समय लगेगा, जो भी रवि को समय लगेगा वो लगेगा आपका 12 मिनट। अब मान लीजिए दोनों एक ही बिंदु से चालू होते हैं, जैसे कि ये एक गोल चक्र है, रवि और सोनिया दोनों यहाँ खड़े हैं और दोनों यहीं से चालू होते हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो इसमें समय की कोई दिक्कत होगी नहीं। अब वो कह रहे हैं एक बिंदु चलते हैं और एक ही समय चलना चालू करते हैं, तो एक ही दिशा में जाते हैं, मतलब दोनों इसी दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक दूसरे से मिल जाएंगे, पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से चालू किया था उन्होंने। तो कुछ नहीं करना होता, जब भी ऐसी बात कहे कि एक ही स्थान चालू होंगे, एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, इस तरह के एक सवाल हुआ करता था
कि जो रेड लाइट होती हैं, रेड लाइट पर लाइट होती है ग्रीन और येलो और रेड, तो वो क्रम से इतने इतने सेकंडों पर जलती हैं, तो फिर वो एक साथ कब जलेंगी। तो ऐसे वहाँ ही क्वेश्चन हुआ था, जब भी एक साथ की बात आ जाए तो फिर आपको एलसीएम निकाल देना है इनका। क्या निकाल देना है, तो वो कह रहा है ना कितने मिनट बाद भी फिर से शुरुआत बिंदु पर मिलेंगे, तो वे सोनिया और रवि द्वारा लिए गए समय के एलसीएम पर मिलेंगे, एलसीएम पर शुरुआत में मिलेंगे, ठीक है, शुरुआत में मिलेंगे। मतलब क्या करना है कि एलसीएम निकाल देना है किन दोनों का, 12 और 18 और 12 का, बस, ठीक है। जो 18 और 12 का एलसीएम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बस अपना ऑप्शन है बहुत सारे, ठीक है। तो एलसीएम क्या है कि 18 लिखो और 2 नाम 18, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, 12, तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे, 12 के बनाए अपन ने 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 बराबर में, ठीक है, लिखेंगे। अब दोनों में मैच कर लो, 3 गुणा 3 लिखना था वैसे, तो फिर ये आ जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर। एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर आती है, कॉमन हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 जो कि आ गया 36। तो ये कब मिलेंगी वापस, 36 मिनट्स में आपको वापस शुरुआती स्थान पे रवि और सोनिया एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो इस तरीके इस सवाल को डील करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने आपका कवर करा दिया है, ठीक है। 404 वाला भी सवाल करवा दिया है, 357 वाली सवाल करा दिया है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी जो सवाल है एलसीएम के, एचसीएफ के, वो इसी तरीके से इसी विधि से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। और भी है, जैसे 672 वाला भी करा दिया हमने, 672 120 है ना, तो इनका भी आपको काफ़ी सारे सवाल इसमें करा दिए। कुछ सवाल और हैं, जैसे कि एक सवाल अभी पूछा था कि जैसे कि आगे बढ़ते हैं, और इसको करने से पहले हम इजी पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सवालों के क्या आते हैं पेपर में, जैसे कि वो कह देंगे इसके क्या कीजिए आप, प्राइम फैक्टर कीजिए, बस 2 नंबर में इतना आएगा, इसके प्राइम फैक्टर करके लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, देखो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखो, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको। अभाज्य संख्या के रूप में लिखने के लिए बस हमें इसको डिवाइड करते जाना है। 35, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, तो 140 को कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब है इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 5 इंटू 7। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा। और भी है, जैसे कि एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों को पता नहीं रहता है किससे कटना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले 13 से कट जाएगा, 13 52 है ना, 13 चौको 52 और 13 पना 65, 13 से कट जाएगा कि 17 से, 17 से काटते हैं ना, 17 से, 17 दूनी 34, 17 तीन 17 चौको 68, 4 बार, ठीक है, 6 आ गए, 62 हो गए, 17 3 51, 17 सत्ते 119, 17 से हो गया, 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 3 57 और 23 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये जब पूछा जाएगा कि 74 29 7429 को प्राइम फैक्टर कीजिए, 7429 की प्राइम फैक्टर कीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, इतने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो एक ही सवाल है ऐसा जिसके प्राइम फैक्टर थोड़े से कठिन है, बार बार लगा लो, याद कर लो, समझ लो कैसे करना है, बन जाएगा, ठीक है। बाकी अब आप कर सकते हैं, जैसे कि 156 भी है और 3825 भी है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। 5005 भी, इसकी एक और नंबर है वो भी ले लेते हैं, 5005। देखो हमें पहले तो 5 देख रहा है तो 5 ही से निपटा दो, ठीक है। पहले देख लें, 3 से तो नहीं कैंसिल हो रहे, 5 5 10 3 से तो नहीं हो रहा, तो 5 से ही करेंगे, 5 0 0 1, ठीक है।
7 से जा सकता क्या, 7 एकम 7, 7 चौको 28, बिल्कुल, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7 और 3 यहाँ हो जाएंगे, 7 चौको 28, 2 भागे 7 21, 143। 11 से जा सकता, बिल्कुल जा सकता, 11 एकम 11, 11 3 33 और 13 से जा सकता। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये 5005 वाला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधे प्राइम फैक्टर हैं और बड़े बड़े हैं थोड़े से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ सकते हैं, आए हुए हैं, 2-2 नंबर में आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है, चलिए ये आपके अब आगे बढ़ जाते हैं, ये आ जाते हैं अपन जो 1.2 है आपके 1.2। हम फिक्स सवाल ले रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, बाकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। रूट 3 का हम जिस तरीके से बता देंगे, रूट 2 रूट 5 सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, पेपर में आएगा, जरूर आएगा। बाकी ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा कि रूट 3 एक कई संख्या है, आपको बतानी है। अंडर रूट 3 कई संख्या है, अंडर रूट 5 कई संख्या है, पाई कैसी संख्या है, 3 + 2 3 + अंडर रूट 2 कई संख्या है, 3 - अंडर रूट 5 कई संख्या है, 5 - अंडर रूट 3 कई संख्या है। जब भी आपको लगे कि एक रियल नंबर में या एक रेशनल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ के लिखा है, तो जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो अपरिमेय ही बनने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। अब जब भी आपको लगे कि हमें क्या करना है कि हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 3 कई संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें इस तरीके से निकालना है कि रूट 3 रूट 2 रूट 5, क्योंकि रूट 3 किताब में डला हुआ है, रूट 2 तुम्हारे भी किताब में है और रूट 5 एग्जाम्पल में है, वो सॉरी एक्सरसाइज में है आपकी। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए हम ये क्या करेंगे, हम सबसे पहला यहाँ हमें जो अंडर रूट 3 हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, हम पास कोई ऐसी मेथड नहीं है कि हम सिद्ध कर सकें कि ये अपरिमेय कैसी संख्या है। ठीक है ठीक है, तो ये हम किस तरीके से करेंगे, हम पास ऐसा कोई मेथड नहीं है डायरेक्ट कि हम बता दें डायरेक्ट कोई संख्या से कैसे कह दें कि भैया ये अपरिमेय है। तो हम उल्टा लेके चलते हैं इसको मान के, हमें क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है, इरेशनल सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो रेशनल लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि जो रूट अंडर रूट 3 है विपरीत मान लेते हैं, विरोधाभास मान लेते हैं, रिवर्स मान लेते हैं, कन्वर्सली मान लेते हैं, कि विरोध मान लेते हैं, कि क्या मान लेते हैं अपन, विपरीत मान लेते हैं, कि विपरीत मान लें कि अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब रेशनल नंबर है। वो अगर कोई एक रेशनल नंबर होता है, हम 9th में सीख के आए हैं कि यदि कोई रेशनल नंबर होता है तो कैसे होता है, उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम क्या करें, तो हम मान लें कि अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, तो 2 नंबर मान लेते हैं, क्योंकि अगर p/q के रूप में है, कोई चीज़ p/q के रूप में है, अगर p/q के रूप में लिखी तो मान लेते 2 नंबर कि a और b। ठीक है, a और b कैसे हैं, 2 पूर्णांक हैं, इसमें b को 0 के बराबर नहीं रख सकते। यहाँ ध्यान रखना, ये b नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a/b लिखने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये a/b को क्या कह सकते हैं हम, रूट 3 कह सकते हैं, या रूट 3 को a/b कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान ली है। b क्यों 0, b अगर 0 यहाँ रख देंगे तो ये इनफाइनाइट बना देगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं रखते हैं, समझे, ये 0 नहीं लेते हैं। a 0 हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, तो a/b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो अब a और b कोई संख्या लिखी, अब हम a और b को सहभाज्य संख्या बनाना हमें। यदि a और b क्या हो, अगर हम इनमें से क्या करें, a और b में से कॉमन जो एक के अतिरिक्त, ठीक है, तो हम क्या करें कि जैसे हमने a b लिखा ना, a/b, देखो a b 2 पूर्णांक लिए, ये तो हमने लिए नहीं कि अभाज्य हैं कि कैसे हैं। ठीक है, हमने 2 पूर्णांक प्राप्त करे, 2 पूर्णांक है a और b, इनमें कोई कॉमन होगा, हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसे माना नहीं, हो भी सकता कॉमन हो कुछ, तो हम एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो कॉमन नंबर होंगे ना वो कट जाएंगे, सीधा a और b बचेगा, मतलब कुछ ऐसा बचेगा कि जो डिवाइड नहीं होगा, जो कि रूट 3 आएगा, ऐसा मान लिया हमने। तो a और b हो गया। तो यदि a और b कैसे, अब कैसे बन जाएंगे, a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है
को प्राइम नंबर। कैसे नंबर? को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें केवल कॉमन गुणनखंड 1 होता। तो यहाँ दोनों का कॉमन गुणनखंड कौन सा है? केवल 1। इनके कुछ कॉमन होंगे भी तो डिवाइड होने की वजह से वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? ये को प्राइम नंबर बन जाएंगे। तो ये ए और बी कैसे हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। तो इन्हें ऐसे भी लगा सकता कि ए बटे बी बराबर √3, इसके डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा बी √3। दोनों साइड का वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों साइड का वर्क कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड का वर्क करेंगे, या इसको ऐसे कह देते b√3 इज इक्वल टू कह देते ए। दोनों साइड का वर्क कर देंगे स्क्वायर लेने पर, तो b का स्क्वायर b आ जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का 3 आ जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है इसमें, इसको नीचे लिखते हैं इसको, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3। इतनी बात आ गई समझ में अपने पास? ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, एक थ्योरम होती है जो कि आपकी बुक में ही है, कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या के स्क्वायर को कोई नंबर, जैसे ए का स्क्वायर है, ए के स्क्वायर को इससे क्या पता लग रहा कि ए स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो बी स्क्वायर आंसर आता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, चूंकि ए स्क्वायर किससे विभाज्य? 3 से, इसलिए इसका जो स्क्वायर का केवल ए वो भी किससे होगा? ए भी 3 से विभाज्य होगा। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखना है, 3 से विभाज्य होगा। अब 3 से विभाज्य होगा तो ये ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि ए में एक गुणनखंड 3 है। आगे अब हम पुनः मान लेते हैं, हम ए बराबर क्या मान लेते हैं? ए बराबर मान लेते हैं 3 से। ए बराबर क्या मान लेते हैं? 3 से। ए बराबर 3 से माना, और वापस यहाँ जाकर रख देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 यहाँ बना लेंगे और यहीं रख देंगे उठा के। तो बी अंडर रूट, नहीं यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ रखते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ इसको क्या कर देते हैं? यहाँ से इरेज कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्या कर देते हैं? इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो a बराबर 3c, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर a की जगह 3c का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 3 का 9 c स्क्वायर बटे में 3, 3 3 का 9, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3c स्क्वायर। इसी को और आगे ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा? बी स्क्वायर को 3 से विभाज्य, क्योंकि बी स्क्वायर में 3 का भाग लगाने पर 9 आ रहा है, 3 से विभाज्य। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो बी खुद 3 से विभाज्य होगा, तो ऑल्सो मतलब जो बी होगा वो भी किससे होगा? 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, मतलब 3 का भाग बी में भी चला जाएगा। तो हमें इससे क्या पता लगा कि ए में भी एक कॉमन गुणनखंड है, बी में भी एक कॉमन गुणनखंड है। अतः हमें ज्ञात होता है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जबकि हम मान के चले थे कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं होंगी, और सहभाज्य को प्राइम नंबर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, जबकि यहाँ तो कॉमन आ गया जिसका नाम है 3। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उल्टा माना था ना, इसलिए हो गया ये सब गलत। तो हमें ज्ञात होता है कि ए बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन ए और बी तो सहभाज्य हैं, ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा क्यों आया? ऐसा जो सहभाज्य संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारी
गलत परिकल्पना से हुआ, गलत जो हमने मान लिया था, जो हम रूट 3 को परिमेय मान के चले थे जबकि वो थी नहीं, तो गलत परिकल्पना से हुआ, परिकल्पना से हुआ है। इससे हमें क्या पता लग जाएगा, अतः स्पष्ट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब हमें फिर से इसको ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, √3 परिमेय है तो अपरिमेय है, तो सबसे पहले हमने एक गलत मान लिया क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई और दूसरी मेथड नहीं है अभी कि हम √3 को अपरिमेय सिद्ध कर पाएँ, तो हमने एक इसको विपरीत मान लिया, उल्टा मान के चले। निकालना था परिमेय, निकाल दिया अपरिमेय। कैसे निकालेंगे, तो हमने लिख दिया, हमने मान लिया कि ए विपरीत है। फिर हमने कहा कि दोनों में एक कॉमन गुण, मतलब दो पूर्णांक के लिए ए और बी, उनका आपस में भाग लगा दिया। भाग लगाने से ये अभाज्य बन गई। अब क्या हो गई, अभाज्य। तो इस जब जैसी भाग लगाया बराबर √3 में लिखा तो परिमेय भी बन गई वो, और साथ साथ दोनों में कॉमन गुणनखंड कैंसिल हो गए होंगे, तो बन गई अभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या हो चुकी है ए और बी, जिनमें कॉमन गुणनखंड केवल कितना होता है, एक होता है। जब ये सहभाज्य संख्या है तो हमने क्या किया, दोनों को वापस लिखा, a/b बराबर √3। a/b बराबर क्या लिखा हमने, √3। अगर हमने √3 लिखा तो √3 क्या करने वाला है अब यहाँ पे कि b बराबर a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग किया तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो 3 भाग लगा दिया। इससे पता लगा कि ए स्क्वायर में अगर 3 का भाग लगाते हैं तो आंसर b स्क्वायर आता है, मतलब पूरा पूरा आंसर आता है, कोई भी शेषफल नहीं होता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि जो ए स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, 3 उसके अंदर है ए स्क्वायर के अंदर। अगर ए स्क्वायर के अंदर 3 है मतलब ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा, मतलब ए गुणा ए भी 3 ही थे, तो ए भी 3 से ही होता है। इसी प्रकार अगले में किया कि हमने बी ए बराबर 3c मान लिया, कोई नया नंबर, नया पूर्णांक मान लिया, और जैसे ही हमने नया पूर्णांक माना उसको हमने वापस रखा, और रखने पर फिर से क्या बन जाएगा हमारा, 9c² बन गया। ये बन गया। उसके बाद b² बराबर 3c², इसको b/3c² b² बराबर c²। इसका मतलब ये हुआ कि b² में यदि हम 3 से भाग लगाते हैं तो हमें मिलता है पूरा पूरा मान c²। तो यदि b² भी 3 से विभाजित है तो 3 मतलब b भी 3 से विभाजित होगा। अगर ऐसा होता तो हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि दोनों में एक कॉमन गुणनखंड है जिसका नाम है 3। लेकिन हम तो लेके चले थे ए बी से वह संख्या है, तो यह सब क्यों आया, यह सब हमारी गलत परिकल्पनाएं कारण आया है। हमने गलत मान लिया था, सब चीज़ों को गलत एज्यूम कर लिया था। कितना एज्यूम कर लिया था कि वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, जबकि ऐसा था ही नहीं। था ही नहीं होगा तभी तो नहीं आया, वरना आ नहीं जाता। तो था वो थी नहीं, तो नहीं थी, तो फिर इससे हमें पता चल गया कि √3 का ही संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ईजी सिंपल फॉर्म है, बड़े ही ध्यान से समझ के उसको लिखना है, समझ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो √2 वाला है आप केवल इसमें 3 की जगह 2 पुट करते चले जाएंगे और आपके आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 के लिए यही सब कुछ लिखना है, बस इसके अंदर 5 पुट कर देना है। ठीक है, तो 3 का 2 का आपको रिवीजन, वो 5 का 2 का आपको रिवीजन करना है, और आप हमें बताएंगे कि हो गया है। अब हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे करने के बाद, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो ये नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर हैं, यहाँ तो मतलब रियल नंबर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये चैप्टर जितना मतलब सरल बहुत है, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, और चाहिए अगर चाहिए तो कैसे आएंगे, पढ़ के आएंगे, वरना फिर वहाँ देखेंगे मार्कशीट में रियल नंबर, और वहाँ मार्कशीट में रियल नंबर फिर गड़बड़ हो जाएंगे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ये इसको देखते हैं। अब ये एक सवाल इस तरीके का भी देखना है। तो चलिए, है ना, इसको देखते हैं। तो 3 + √2, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम विपरीत मान लेना है, हमें नहीं पता ये परिमेय है क्या परिमेय, विपरीत मान लेंगे हम। तो विपरीत मानने पर, विपरीत मानने पर क्या क्या मानने हैं, विपरीत मानने पर कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तो यदि 3 + √5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो 2 पूर्णांक अपने मान से मान लें, 2 पूर्णांक
ए और बी जिसमें बी नॉट इक्वल टू 0 होगा है, तब क्या करेंगे, इन दोनों का एक दूसरे में भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर 3 प्लस अंडर रूट 2 5 मिल जाएंगे। यहाँ से करने से फायदा ये होता है भाग लगाने से, जो ए और बी में कॉमन संख्या होंगी हमें नहीं पता थी क्योंकि दिखती नहीं रही ना, ए बी तो तुम्हारा चर पद है, ठीक है। तो अगर ये है तो ए बी में डिवाइड लगाने से, भाग लगाने से ये हो जाएगा कि दोनों में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर वो अभाज्य संख्या बचती हैं। तब ए और बी कई संख्या होंगी, ए और बी सह अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होंगी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो बस हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत ए बटे बी को 3 प्लस अंडर रूट 2 5 दोबारा लिखना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके ए बटे बी 3 को माइनस कर लो, ट्रांसपोज कर लो दूसरे साइड, पक्षांतर कर दो दूसरे साइड। पहले इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा बी ए माइनस 3b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, 2 और नीचे ले आओ तो ए माइनस बी 3b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। और अभी थोड़ी देर पहले ये प्रूव कर चुके हैं कि क्योंकि हम मान के चले तो अगर ये भी एक परिमेय है, ठीक है, ये क्या है एक रूट 3, अभी हम कैसे कर चुके, हम ये पूरी मान ली थी परिमेय है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले ही सवाल लगा के आए कि रूट 3 कई संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हम ज्ञात कर चुके हैं कि या हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब a माइनस 3b बटे 2 भी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि हम ये पता कर चुके हैं कि ये रेशनल है a बटे बी, क्योंकि लेके चले थे तो ये भी रेशनल होगी। लेकिन ध्यान से देखें, ये तो परिमेय संख्या, तो ये क्या ही संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a बटे बी परिमेय लेके चले थे। लेकिन हमें पता है कि रूट 3 अपरिमेय है, तो रूट 3 अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय आएगी, ये तो उल्टा आ गया, गलत सिद्ध हो गया। परिमेय लेके चले तो आंसर परिमेय आना चाहिए था सॉल्व होने पर, लेकिन तो अपरिमेय आ गया। तो ये किससे हो गया, हमारी गलत परिकल्पना के कारण हो गया। इससे कारण से ये रूट 3 प्लस 2 रूट 2 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे यह सब हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, इसलिए जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ जाएंगे, यही सेम टू सेम प्रोसेस किस में करनी है हमें, 5 माइनस इसमें करनी है हमें, 5 माइनस अंडर रूट 3 में करनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि फिर से हमें विपरीत मान लेना है, ठीक है। हमें क्या कर लेना है, फिर से विपरीत मान लेना है हमें। तो क्या विपरीत मान लेना है भैया, तो विपरीत मानने पर क्या विपरीत मान लेना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। यदि ये अपरिमेय संख्या है, सॉरी, हमें परिमित तो अपरिमेय तो सिद्ध करना है, तो विपरीत मान लेना है, तो परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो दो पूर्णांक आएंगे a और b, दो पूर्णांक के नाम होंगे तुम्हारे a और b, p होंगे। तब a बटे b के रूप में लिखा जा सकेगा इन्हें 5 माइनस अंडर रूट 3 को। जब ऐसा होगा तो a और b सहअभाज्य संख्या बन जाएंगे, a और b कई संख्या बन जाएंगी सहअभाज्य। और सहअभाज्य होने पर क्या होता है, दोनों में कॉमन गुणनखंड केवल एक होता, इसलिए क्या होगा कि a बटे बी को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे a बटे बी को दोबारा लिखेंगे तो 5 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 को इस साइड ले जाएंगे और a माइनस बी को, a बटे बी को इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बटे एक करके एलसीएम लेंगे तो 5b माइनस a अपॉन बी आ जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या थी, तो इसके सामने भी एक परिमेय होगी, है कि नहीं, कि यहाँ लिखेंगे कि 5b माइनस, चूंकि 5b माइनस a बटे बी एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन
लेकिन हम जानते हैं, हमने सिद्ध किया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 है, √3 है, वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो रही है, किस कारण हुई? मैं गलत परिकल्पना के कारण हुई। तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। इसलिए जो 5 माइनस √3 है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको इसको कवर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे की ओर देखते हैं। ध्यान से समझो कि केवल जो √3 और जो सिंगल वर्ड के हैं वो थोड़े से लंबे हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रूव करके दिखाना होता पूरा, क्योंकि यहाँ हम आधी चीज़ को पहले से प्रूव कर चुके, तो बस थोड़ा सा लगा के और इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसके बाद हमने कोई भी संख्या जो नहीं लिया है, जो क्योंकि यही चीज़ आ सकती है, इसके अलावा ज़्यादा कोई कुछ नहीं आ सकता। इसमें 2-3 सवाल और डले हुए हैं, जैसे कि 6 माइनस √2, 3 सवाल और है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है। एक का नाम है a1/√2, एक का नाम है 7√5, एक का नाम है 6 + √2। तो 6 + √2 का तो वैसे लगेगा जैसा अभी हमने 5 माइनस √3 का लगाया। 1/√2 और 7√5 ये दोनों और हैं, तो इसको देखो हम दोनों को और यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम विपरीत मान लेते हैं, 1/√2 कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। विपरीत मानेंगे तो हम क्या कर देंगे, मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कई संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, मान के चलो, तो होगा क्या? तो होगा ये कि तो 2 पूर्णांक आ जाएंगे, a और b, जो कि b ≠ 0 हो, a और b है। तो a/b बराबर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। 1/√2। कुछ नहीं करना है हमें, इसको उल्टा सीधा का मतलब एक दूसरी तरफ ले जाओ, इसको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे कि इसको कुछ इस तरीके बना देंगे कि √2 इज इक्वल टू √2 इधर ले आएंगे, a इधर और b ऊपर, तो b/a। अब चाहे a/b हो चाहे b/a हो, वो भी पूरी एक परिमेय संख्या ही होगी। a/b परिमेय थी तो b/a परिमेय आएगी। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, चूंकि जो b/a है तो एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी कैसी होगी? √2 भी एक √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, पिछले सवाल जैसा ही लिखना है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, जिससे √3 पढ़ा था। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब क्यों आया? ऐसा उल्टा सीधा क्यों आया? ये गलत क्यों आया? क्योंकि हमने गलत मान के चले थे। हम क्या गलत मान के चले थे? हम ये गलत मान के चले थे कि √2 कैसी संख्या मान के चले थे? हम एक परिमेय संख्या मान के चले थे, जबकि ये परिमेय नहीं है, ठीक है। कैसी संख्या है? हमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी कारण ये सब गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, और यह गलत परिकल्पना के कारण क्या मिल जाएगा हमें? इसलिए हमें पता चल जाएगा कि 1/√2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसी तरह से आपको √7 √5 में कर देना है। यही चीज़ दोबारा फिर से लिखी जाएगी, ठीक है। यही चीज़ पूरी दोबारा लिखी जाएगी ऐसे कि अपरिमेय संख्या है, तो 1/√2 की जगह क्या मान लिया जाएगा? 7 √5 मान लिया जाएगा। यहाँ फिर से 7 √5 लिखा जाएगा, मतलब a/b बराबर 7 √5। कुछ नहीं करना, 7 को नीचे भर लाना है, तो a/b 7b इज इक्वल टू √5। चूँकि ये भी परिमेय है, इसी तरह से लिखेंगे। 7/b एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 भी कैसी आएगी? परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी एक अपरिमेय संख्या होती है। यह सब गलत क्यों आया? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 √5 भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सेम टू सेम इसी को भी अपन लगा चुके।
ठीक है। तो सेम टू सेम इस पर ध्यान रखना है, केवल संख्या को नंबर वर चेंज करना है, उठा के चिपका देना ज्यों का त्यों, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये आपका चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमें करा ही दी, ये रह गए थे तो हमने इन पे भी थोड़ी थोड़ी सी नज़र डाल दी। आप आराम से इसको कर सकते हैं। नहीं अगर आपसे होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो इनके भी सॉल्यूशन आपको हम आगे आने वाली क्लासों में पहले नंबर यही दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आ जाएंगे लेसन नंबर 2 पे। लेसन 2 ऐसी क्लास मिलेंगी आपको सीधी, और जो कि 15 दिन से भी कम समय लगेगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन से भी कम समय, मतलब 15 क्लासें, तो मतलब 15 दिन का मतलब 15 क्लासें, 15 क्लासें भी नहीं लेंगे अपन, कम से कम क्लासें लेके ख़त्म कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि लेसन 8, अभी इसको 2 करा देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सारे, जैसे 6 लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा देंगे, 7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते जाने हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही ईजी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है, ऑब्जेक्टिव बनना है या 2 मार्कर में बनना है। तो हमें यहाँ पे लिखना क्या है, देखो क्या दिया, प्रत्येक ग्राफ पी वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ है, वाई बराबर पी एक्स का, मतलब एक्स एक्स पे ग्राफ है। पी एक्स का एक बहुपद है, पी एक्स एक क्या है, बहुपद है। बहुपद मतलब होता है पॉलिनोमियल से जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा पद है। प्रत्येक ग्राफ के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है, जीरो बताना है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखो इसमें सिंपल है, सभी में एक जैसा ही है। देखिए तो क्या है, इनमें क्या होगा, चलिए तो यहाँ हमें इतना बार ध्यान रखना है, जब भी कोई सवाल कोई भी ग्राफ आ जाए इनमें से, हमें इतना ध्यान रखना है कि जो जो ये कर्व है, वक्र है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, बस सीधा इस एक्स अक्ष को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, काट के चला जाता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। जैसे मानिए तो कोई भी चीज़ काट दो बीच से, तो उतने भाग जितनी बार भी उसमें छू के चला जाएगा, छू के जाना मतलब नीचे आना चाहिए, छू के चला जाएगा तो नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ टच किया, टच करना चाहिए, सीधी बात ये है, टच करना चाहिए ऐसा, यहाँ पे टच भर करे कम से कम, ठीक है। जितनी बार टच करेगा, जितनी बार काटेगा, उतने उसके उतने जीरो कहलाएंगे, उतनी घात का वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले सवाल में यहाँ एक्स को केवल एक बार डिवाइड काटता है, तो इसका जो जीरो होगा वो कितना होगा, एक, क्या होगा, एक। यहाँ एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो इसके जीरो शून्य कितने होंगे, 2। यहाँ एक्स कितनी बार काटता है, 3 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3। ये एक्स जो कितनी बार काटता है, 1 बार, तो शून्य कितना होगा, 1। ये कितनी बार, 1 बार, ये 1 2 3 4, तो ये 4 बार, तो शून्य कितने होगा, 4। यहाँ एक्स जो कितनी बार करता है, 1 भी बार नहीं, तो 0। यहाँ शून्य एक्स को 1 बार तो 1, यहाँ 1 2 3 बार, तो शून्य कितने, 3। 1 2 कितनी बार, 2, 1 2 3 4, शून्य कितने, 4, 1 2 3 कितनी बार, 3। तो ये शून्य का आपके इस तरीके से प्राप्त कर लेना आपको। पेपर में 100% ही आपको मिलने वाले हैं, एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो कैसे लिखेंगे, कोई भी एक वक्र आ गया, कोई भी, इसको ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि हिंदी में क्या लिख देंगे, सीधा हल डाल के लिख देंगे 2 नंबर में, चूंकि वक्र y बराबर पी एक्स अक्ष को, अब बस सवाल में देखना है, जितनी बार भी कट रहा हो एक्स अक्ष को, इस सवाल में एक बार प्रतिच्छेद करता है। यदि एक बार प्रतिच्छेद करता है तो शून्य कितने आ जाएंगे, प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। किस सवाल के लिए है ये, इस वाले सवाल का है। बाकी आप कोई भी निकाल दो, इसमें 1 बार काटे 1 बार, 2 बार काटे 2 बार, 3 बार काटे 3 बार। तो इस तरीके से आपको ये 2 लेसन की चीज़ें को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब लेसन 2 में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पेपर में संबंध तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से पूछ रहा है कि एक तो इनके फैक्टर करके दिखाइए, जो कि 4 लेसन में भी करना होते हैं, और मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये चीज़ों को समझाना। तो पहले उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं इस वाले पे। तो पहले हमें क्या करना है कि जैसे हमें एक ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स प्लस सी,
ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल से, अभी एक द्विघात समीकरण है लेकिन ये पॉलिनोमियल से मान के चलो, ये 0 के बराबर में लिखा हुआ है। ये एक मानक द्विघात समीकरण है। क्या है ये? मानक द्विघात समीकरण है। ये मानक द्विघात समीकरण, यदि ये मानक द्विघात समीकरण है, इसको याद रखना है। पेपर में मतलब पूछते हैं कि मानक द्विघात समीकरण खालिस्तान है तो लिख देना है, या पूरा लिख के कहते हैं ये खालिस्तान समीकरण है तो मानक समीकरण है। तो इसमें दो घातें, जितनी घातें होती हैं, जितनी पावर होती हैं उतने शून्यक होते हैं। तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यक होंगे, दो शून्यक या दो जीरो, दो मूल, शून्य के मूल कह सकते हैं, अल्फा और बीटा है। यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का b अपॉन ए। बी किसका गुणांक है? ध्यान से देखेंगे तो माइनस जो करता हूँ, बी किसका गुणांक है? एक्स का। एक्स का कॉफिशिएंट है, एक्स का गुणांक बटे की लाइन। ये ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ऐसे भी आ सकता है आंसर में, मतलब भरने में या सवाल में पूछ सकते हैं। तो b अपॉन ए, माइनस का b बटे ए, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, याद ही करना है। मानक द्विघात समीकरण याद करना है। ये क्या होता है? इसके अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग। इसका मतलब है मूलों का योग, माइनस का b बटे ए, अल्फा इंटू बीटा, c बटे ए। c देखो, c अकेला लिखा हुआ तो अचर पद, ये कांस्टेंट टर्म है ये, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर इतना आप समझ गए, इतना आप यदि समझ गए तो ये आगे आने वाले सवालों में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जिन्हें पूरे लगाने हैं वो तो अभी हम लगा के दिखाएंगे, लेकिन जिन लोगों को भी कि ये शुरू के 6 नहीं पढ़ने, जैसे आपको ये रहेंगे कि 6 सवाल रहेंगे पूरे, ठीक है, तो फिर ये आपको जरूर पढ़ना। ये इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब पहले वाले पढ़ो या ना पढ़ो, पहले के 6 सवाल आप नहीं भी पढ़ो, हमारी तरफ से स्किप कर दो, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। अगर ये आप पढ़ के चले गए तो फिर आपके लिए 100% इस वाले पार्ट से आपसे सवाल बन रहा है। एक ऑब्जेक्ट आना है, दो, एक, दो, कम से कम दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, 2 से 3, वो आपको मिल जाएंगे। जितना हमने आपको अभी बता दिया कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद या एक घात बहुपद। जिसके ऊपर दो घातें होती हैं उसको कहते हैं, सॉरी, जिसमें एक पद होता है तो एक पदी बहुपद, वो एक पद। जिसमें मतलब दो पद होते हैं वो द्विपद कहलाता है, जिसमें 3 पद होते हैं वो त्रिपद कहलाता है, या उसी को बहुपद कह देते हैं। जिसके ऊपर एक घात होती है उसको रैखिक बहुपद, जिसके ऊपर दो घातें होती हैं वो द्विघात बहुपद, जिसके ऊपर 3 घात होती हैं वो त्रिघात बहुपद। इसको भी याद कर लेना है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आपके, तो फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल हैं। इसमें 2 नंबर जो 10th मतलब जो आपकी 2 लेसन है, उस 2 लेसन में आपके 2 लेसन में आपके कितने सवाल डले हुए हैं? 2 लेसन में आपके 2 प्रश्न, 2.2 में दो क्वेश्चन है। तो पहले वाले के 6 आप पढ़ो या ना पढ़ो, हम आपसे भी कह रहे हैं। आपको अगर दो में पूरे नंबर चाहिए, बस आप सेकंड नंबर वाले पूरे कर लो, काम हो जाना है, ठीक है। चलिए, फिर भी सबके फैक्टर निकालना जरूर सीखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आपको सब चीज़ें करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल नंबर पहला, सबसे पहला काम होगा इसको 0 के बराबर लिखना। जो ये लिखा है इसको 0 के बराबर लिख लेना, तो बहुपद से समीकरण हो गया। इसके फैक्टर करते, कैसे करते? पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे आते हैं 1 × 8, जो कि 8 आना है। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, मतलब 8 आ जाए। अगर 2 नंबर लें और उनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और उन्हीं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए अपने पास? 2। जब हम 1 और 8 का मल्टीप्लाई करें तो -8 आ रहा, मतलब ये पक्की बात है कि दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर माइनस का जरूर है, तभी -8 आ रहा है। ध्यान से अगर देखें तो इन 2 संख्याओं में से एक नंबर जो तुम अपने मन से मानने वाली हो अभी, उनमें एक नंबर माइनस का जरूर है। फिर आंसर देखते हैं तो -2 चाहिए, मतलब
या तो जोड़ोगे या घटाओगे। जोड़ोगे तो -2 आना चाहिए, घटाओ तो -2 आना चाहिए, मतलब दोनों में से एक बड़ी संख्या जरूर नंबर माइनस का है। दो में से एक माइनस का है, बड़ा संख्या माइनस का है। यदि जोड़ोगे तो बड़े में से छोटा घट जाएगा अपने आप, तो -2 आएंगे। यदि दोनों माइनस के हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हमें पता है कि अगर हम 4 का 2 में, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 होते हैं, और 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 बचते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या कर देना है माइनस की और छोटी संख्या कर देना है प्लस की। तो जैसे ही आप ये चीज़ें करते हो तो आपके जो फैक्टर है वो आपके बन जाते हैं। जैसे कि फिर आपको बीच वाला 2x नहीं लिखना होता है, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 हो गया, देख लो 4 में से 2 जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये इसका फैक्टर करने का एक तरीका होता है। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये सॉरी 4 आएगा x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मतलब 0 निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे, कितने आ जाएंगे, एक आएगा x बराबर 4, एक आएगा x बराबर -2। ये आपके फाइनल हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ये चीज़ करने वाले हैं तब आपको क्या मिलेगा यहाँ से। अब हमें निकालने हैं, शून्य निकाला है, वो कह रहा है पहले शून्य ज्ञात करो सबके। ये तो सभी सवालों में करना ही करना है। जैसे आप शून्य निकाल लेंगे, निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें दोबारा सवाल लिखना पड़ेगा पूरा यही, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना मानक समीकरण से कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर मानक द्विघात समीकरण है। जैसे ही लिखेंगे ये, इसकी कंपैरिजन कर देंगे तो a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8। जैसे ये हो गया जैसे ये हो गया तो अब हमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल में संबंध। तो मूलों का योग क्या कहते हैं, मूलों का योग जो कि है हमारा, जो कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मूलों के योग को, ठीक है, मूलों के योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। और ये जो आता है वो आता है माइनस का b बटे a। होता कि नहीं होता, लेकिन इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो मूलों का योग को कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये क्या है कि जो एक कोई मान अल्फा मान लेंगे और एक कोई भी मान बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो मूलों का योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। लिखेंगे मूलों का योग ही चलेगा। यहाँ पे अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2। 4 -2, 4 में से 2 गई 2। अब 2 के बटे अपने मन से 1 कर लेंगे तो 2 बटे 1, लेकिन 2 नहीं, इसको ऐसे समझना है -2 और बाहर 2। अभी ये प्लस का 2 ही लिखा है, ध्यान से देखोगे तो -2 को कहते हैं b, वो बना है ऊपर, और a को कहते हैं 1। तो माइनस की b बटे a, इसी को और आगे लिखे तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यही आपको लाना था। तो यही मूलों और गुणांकों में संबंध है, यही मूलों का योग और मूलों के गुणांकों में संबंध है। इस तरीके से सवाल करना है। ठीक है, लेकिन इसके संबंध सीखो या ना सीखो, आपको यहाँ पे इसके द्विघात समीकरणों के बहुपद जरूर निकाल लेने हैं, शून्य जरूर निकाल लेने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ फिर से यहाँ करनी है। तो सबसे पहले इसको 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तुरंत इसको बनाएंगे 4s² माइनस 2s 2 दूनी 4 और 2 2 4। तो यहाँ से 4s में से 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, माइनस कॉमन तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s बराबर आ जाएगा 1, 2s बराबर आ जाएगा 1, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये इसके क्या आ गए, शून्य। यही निकालने को कहता है वो हमसे। तो इसको मान लेंगे एक बार अल्फा,
इसको कह देंगे एक बार बीटा। फिर से ये लिखना पड़ेगा कि 4s² प्लस का माइनस का 4s और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मानक समीकरण लिखना पड़ेगा, तो ये s² वाला ही ले लेते हैं, bs और प्लस में c इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। जैसे ये लिखेंगे तो मूलों का योग निकाल देंगे। हाँ, पिछले सवाल में शायद एक चीज़ दी गई, ये मूलों का योग 1 निकला, मूलों का गुणनफल और निकालना था यहाँ पे। अल्फ़ा इंटू बीटा कहते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा का मान था 4 और बीटा का मान था 8, 2, 4 2 जा होते 8, वो भी माइनस के, बटे अपने मन से 1, माइनस के 8 को कहते सी और इसको कहते ए, और ये आ जाता है आपका अचर पद बटे मूलों का x² का गुणांक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तो मूलों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1/1 नहीं बना काम, तो अपने मन से ऊपर 4 का गुणा, 4 का नीचे गुणा, तो 4 का ऊपर 4 का नीचे। अब 4 माइनस के चाहिए तो एक माइनस बाहर लगा, एक माइनस इधर लगा दिया, क्योंकि अभी प्लस के 4 ही लिखे हुए हैं, तोड़ के लिख दिया बस उसको माइनस। इस वाले -4 को b कहेंगे, इस वाले 4 को 1 कहेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको कहेंगे कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार निकालना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1 को कहते हैं अचर पद, ऊपर से देख लेते हैं हर बार, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, बटे x² का गुणांक। तो इस तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तो अब हम क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा आप लोग काम करेंगे, क्योंकि जब आप लोग मेहनत करेंगे तभी तो होगा। तो इसके हम फैक्टर निकाल देंगे, गुणांकों को में संबंध आप करेंगे, क्योंकि संबंध नहीं पूछते हैं, कम चांस पूछते हैं क्यों नहीं पूछा है, पूछा है, हम कहते कैसे कहते नहीं पूछा, पूछा है कम, लेकिन ठीक है वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। लेकिन फिर भी आपको लगे नहीं आता है, आप हमें कमेंट में डाल दीजिएगा, हम पूरा ही बहुत एक सवाल बढ़िया से कर देंगे। अभी इसके क्या देखना है, इसके फैक्टर देखना है, जो कि पेपर में 100% ही आने वाले हैं। इसको क्रम से लिखना पड़ेगा, पहले x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर में 6 3 18। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि गुणा में माइनस में 7 बचे, तो 9 दूनी 18 होते हैं, और 9 में से 2 गए सो 7 होते हैं। 3x कॉमन, तो 3 दूनी 6x और 3 तरका 9, प्लस का 1 कॉमन, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 को अलग 0 के बराबर, 3x प्लस 1 को अलग 0 के बराबर, तो 2x बराबर 3, 3x बराबर -1, x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 1/3, ये शून्य हो गए। नेक्स्ट 4u, बिल्कुल ईजी है, 4u², 8u इज इक्वल टू 0, 4u कॉमन, तो यहाँ u प्लस 2, 4u को अलग 0 के बराबर, u प्लस 2 को अलग 0 के बराबर, u बराबर 0/4, u बराबर -2, u बराबर 0 और u बराबर -2, ये इसके शून्य का गया। तो इस तरीके को ध्यान रखते चलना है। ये भी बिल्कुल ईजी है, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो परिमेयकरण कर दो, सीधा पक्षांतर कर दो, या सूत्र लगा दो। तो हम तो सीधा पक्षांतर करने वाले हैं, 15 ट्रांसपोज कर देंगे, ये रूट हटा देंगे, इस तरफ हो जाएगा √15, वो भी प्लस माइनस आता है। तो t बराबर एक बार आएगा -√15 और एक बार आएगा t बराबर प्लस का √15। फॉर्मूला लगा के भी किया जा सकता था। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, तो 3 4 3 12, तो 4 3 12, 4 में से 3 गए 1, तो 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ से एक बार x कॉमन, तो 3x माइनस 4, प्लस का 1 कॉमन, सो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 0 के बराबर, सॉरी, और x प्लस 1। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देना है, और जैसे ही 0 के बराबर होगा तो 3x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर 4/3, और ये है, तो ये इसके शून्य का गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 सवाल बड़े ध्यान से देखो।
और ठीक है, और बस फिर अपन विराम देंगे। फिर अगले अगले लेक्चर में जो है, अगले लेसन में लेसन 3 और लेसन 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेसन 3 को पूरी तरीके से कवर करेंगे A to Z, है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, पूरा कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी है। तो ये क्या दिया है, देखो शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हैं क्रमशः करके, दोनों चीज़ें दे दी। तो योग और गुणनफल दिया उन्होंने। तो शून्यकों का योग यदि मान लें, यदि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अगर अल्फा और बीटा होंगे तो एक तरीका होता बिल्कुल इजी, तो हो तो किताब में दिया है इनका योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1, ये दो चीज़ें उन्होंने हमें दे दी। तब हमें बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4x अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस एक्स बटे 4 और -1 बराबर में 0। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ आएगा 4x², यहाँ आएगा x माइनस का 4 बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अतः बहुपद क्या बनेगा, फिर ये 0 हटा देंगे। अगर ये 0 हट जाएगा तो फिर ये क्या कहलाने लगेगा, आपका ये बहुपद कहलाने लगेगा। तो इस तरीके को ध्यान में रखना है, बस अब बढ़ते चले जाओ आगे। यदि वही चीज लिखना हर बार, यदि द्विघात 2 नंबर है आपके, ये द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या कहते हैं अपन, मूलों का योग जो है वो अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि किताब कह रही है √2, और मूलों का गुणनफल जो है, मूलों का जो गुणनफल है इसे अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, वो कितना आ जाएगा आपका 1/3। बस बहुपद बनाने का सूत्र लिखो, ये बहुपद निर्माण सूत्र है, बराबर में 0 रख देंगे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान √2x, इसका मान 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे और बस आंसर आ जाएगा बराबर में 0। 3x² 3√2x और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 3x² 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। 0 हटा देंगे, बहुपद आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी माना जाए, 1/5 1/5 आ जाए, 1/4 1/5 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा उठाओ मान रखो, आंसर प्राप्त करो। आगे इम्पॉर्टेंट है, तो मूलों का योगफल दिया गया, मूलों का योग, तो पहले मानना पड़ेगा यदि द्विघात समीकरण के द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल जो 0 हैं, शून्यक हैं, वो अल्फा और बीटा हो। द्विघात है तो 2 ही होंगे, तो क्या होगा, तो योग जो अल्फा प्लस बीटा आना था वो 0 है, और जो मूलों का गुणनफल आना था अल्फा इंटू बीटा वो √5 है। फॉर्मूला में रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x √5 इज इक्वल टू 0। बस अब बहुपद लिखने के लिए x² माइनस प्लस √5 जी हटा देंगे तो इससे हो जाएगा। चौथा, ये भी ठीक है, तो मूलों का योग दिया है, क्रम से 2 चीज़ें दी हैं, तो जो है मूलों का योग, तो मूलों का जो योग है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो पहले लिखना पड़ेगा, हम ध्यान भूल गए कि यदि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, तो यह आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी 1 आ जाएगा। बहुपद निर्माण सूत्र में मान रख देंगे और फाइनल आंसर प्राप्त कर लेंगे।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुपद जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, सॉरी ये नहीं आता है बहुपद में, स्क्वायर रूट बराबर में 0 नहीं आता है। जैसे ही बराबर 0 लगते हैं दो पक्ष बन जाते हैं, दो साइडें बन जाती हैं और फिर बन जाता है वो एक समीकरण, ठीक है, इक्वेशन बन जाती है 1/4 कमा 1/4। तो ये जो आपका रहेगा ये क्या रहेगा कि मूल यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो क्या बनेगा, तो मूलों का योग बनेगा भैया, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस का 1/4 है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है जो कि आएगा आपका 1/4, ठीक है 1/4। तो जब बहुपद निर्माण सूत्र रहेगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, माइनस का 1/4 एक्स 1/4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर एक्स बटे 4 इसके बटे 1 कर लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, बस बहुपद समीकरण को बहुपद में लिख देना है। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये आपका बहुपद हो जाएगा। चलिए आगे, ये लास्ट है आपका, तो ये सॉल्यूशन और देखिए। तो फिर से मान लेंगे कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि मूलों का योगफल कितना आएगा, मूलों का योग आएगा अल्फा प्लस बीटा जो कि आंसर है 4, मूलों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा है जो कि 1। बहुपद निर्माण सूत्र क्या होगा, बिल्डर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण हटा के बहुपद लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0 खत्म। तो इस तरीके से आपकी लेसन 1 और लेसन 2 समाप्त होते हैं। इतने ही आपको पढ़ना है, ध्यान से अगर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इतनी चीज़ पे ध्यान दो। अब हम लेसन नंबर 3 कवर करेंगे, लेकिन वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। कुछ और भी आप चाहते हैं, कोई स्पेशल चैप्टर चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बता दें, लिख दें, हम आपको वो करके कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ का कि हमें ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि तभी हमें यहाँ पे आगे चल के जो 10th का जो हमारा बेस कमज़ोर है वो पूरा हो पाएगा और पेपर में आप आराम से कर पाओगे। इसका जो 30 आउट ऑफ 30 वाला है वो हम आपको ऐसा करा देंगे कि एक भी नंबर आपका इधर से उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। 30 मतलब 30, एक भी इधर और उधर नहीं, ठीक है। 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल बिना उसके चिंता के रहो, ये कवर कर लेने दो। 30 आउट ऑफ 30 रहेंगे, आपको केवल 3 पेज मिलेंगी चीज़ें और उन 3 पेजों को आपको अच्छे से याद करके रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना। पहले हम समझाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन वो आपको बस रट्टा मार लेना है किसी भी तरीके से और आपकी पूरी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सी मेहनत आप करेंगे तो आराम से रहेंगे, कुछ भी नहीं पड़ा चिंता नहीं करने, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताइए आपको कैसा लगा है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।